जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, चाइना से कई सारी ऐसी बड़ी खबरें आती हैं। हालाँकि चाइना एक ऐसी जगह है जहाँ से खबरें बड़ी मुश्किल से आती हैं और जो खबरें होती हैं, वो काफ़ी स्पेक्युलेटिव होती हैं और जो स्पेक्युलेटिव खबरें होती हैं, वही असल में खबरें होती हैं। तो अब खबर ये आई है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिससे ये बताया गया है कि जो चाइनीज़ आर्मी के जनरल हैं, जनरल ही वेडोंग, जो नंबर 3 के मिलिट्री ऑफिशियल हैं और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, उनको निकाल दिया गया है। करप्शन और पावर मिसयूज ऑफ पावर के चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं। और वो ही नहीं बल्कि उनके अलावा 8 और आर्मी ऑफिशियल्स को निकाला गया है और इस तरह का जो ये अपडेट आया है, कहीं न कहीं एक बड़ा शेकअप है। क्या कुछ चाइना में चल रहा है, मिलिट्री और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी हिला हुआ नज़र आ रहा है। इस पूरे हम क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई सारे इससे पहले ये इस तरह की स्पेकुलेशन, इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि जो शी जिनपिंग है, उनका भी पता कर सकता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ है अंशु जोशी जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अंशु जी। जय हिंद, नमस्कार। अंबर, अपने इतने शानदार शो में मुझे शामिल करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंशु जी, जिस तरह से जनरल हे विडोम की बात कर रहे हैं और उनके अलावा 8 ऑफिसर्स भी उनका भी रिमूवल हुआ है। करप्शन चार्जेस और उनके ऊपर मिसयूज ऑफ पावर ये सब लगा है। तो ये सारा कुछ क्या दर्शाता है? क्या जो शी जिनपिंग है, उनके अंडर जो मिलिट्री है, उसको टाइटन करने का प्लान है या फिर हम कुछ और इसको दृष्टि से देखें? अंबर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है, डेवलपमेंट हुआ है चाइना की राजनीति की दृष्टि से यदि हम देखें तो। और हालाँकि चीन से आधिकारिक तौर पर हमें इस प्रकार की खबरें नहीं मिलती हैं, लेकिन जो विश्व की दूसरी महत्वपूर्ण मीडिया है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो इस प्रकार के जो मीडिया हाउसेज़ हैं, उनके माध्यम से ये खबरें आ रही हैं। बीबीसी ने भी इस न्यूज़ को कोट किया है और फीचर किया है, जिसमें ये बताया गया है कि चीन की मिलिट्री के 9 महत्वपूर्ण जो पोजीशन होल्डर्स या ऑफिसर्स थे, उनकी छुट्टी कर दी गई है। और इस एक ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है अंबर, कि चीन का जो राजनीतिक पूरा सिस्टम है, वहाँ की जो व्यवस्था है, उसमें क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वो वहाँ सबसे शक्तिशाली या मैं कहूँ कि सेंटर ऑफ द पावर है और वो किस तरह से चीज़ों को गवर्न करती है और अभी उसकी बागडोर शी जिनपिंग के हाथों में है। मैं आपको बताऊँगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये खबर मैंने भी पढ़ी कि जो 9 ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उनकी छुट्टी कर दी गई है। दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं, उनमें ईस्टर्न थिएटर के जो कमांड हैं, उनकी छुट्टी कर दी गई है। डायरेक्टर ऑफ चाइनीज मिलिट्री के जो पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के हेड, उनकी छुट्टी कर दी गई है। फिर जो डेप्यूटी डायरेक्टर है पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के, उनकी छुट्टी कर दी गई है। रॉकेट फोर्स के जो कमांडर थे, उनको हटा दिया गया है। आर्म पुलिस फोर्स के जो कमांडर हैं, उनको हटा दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अब इसको हम इस दृष्टि से समझने की कोशिश करें कि वहां जो अभी शी जिनपिंग जिस तरह से आंतरिक चुनौतियों से घिरे हुए हैं, और जिस प्रकार का चीन का एक देश के रूप में स्वरूप है, वहां की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की, उसका स्वभाव किस प्रकार का है। हम भारतीय हैं, तो हम अधिकांश देशों को अपनी तरह जनतांत्रिक समझते हैं, लेकिन चीन में वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। और जो वहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो सबसे ज्यादा एक पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अभी हम देखते हैं कि जो सर्वशक्तिशाली नेता हैं, वो कौन है? शी जिनपिंग है। उनके पास अभी 3 महत्वपूर्ण दायित्व हैं। वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की एक हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन है, तो वो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हैं। और इस पोजीशन में चीन की जो सत्ता या चीन की जो राजनीतिक शक्ति है, वो निहित है। फिर वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो सीएमसी है चीन की, उसके भी चेयरमैन है। तो ये हेड होते हैं सारे आर्म्ड फोर्सेस के, जो कि पूरा जो एक आपकी मिलिट्री है, तीनों जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं,
उनको उनके हेड के रूप में ये पोजीशन काम करती है, तो शी ये भी है। और इसके अलावा चीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट तो हैं ही, तो वो ऑफिशियली हेड ऑफ द स्टेट है। अब आप ये देखिए कि भारत से आप इसकी तुलना कीजिए, तो भारत में पहली बात तो एक मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, दूसरा एक जनतांत्रिक तरीके से जब जनता अपने नेता को चुनती है, जिस तरह से हाउस बनता है उसमें किसी एक पार्टी का से नहीं है, वो वहां पर एक पूरी डेमोक्रेटिक तरीके से पूरी हमारी व्यवस्था है जो कि हमारे संविधान से चलती है। लेकिन यदि आप चीन में देखें तो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश को चलाता है, और ये जो है वो पार्टी की सुप्रीमेसी पूरे स्टेट पर स्थापित करता है। तो ये अभी जो हम सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं, पीछे हमने ये भी देखा कि किस तरह से शी जिनपिंग के ही नेतृत्व में ऐसे कई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो जिनके पास पोजीशन थी इंपॉर्टेंट, फॉरेन मिनिस्टर थे, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्ट्री थी इनके पास, ऐसे कई ऐसे नेता थे जो अचानक से गायब हो गए और वो फिर मिले भी नहीं। तो ये तो अभी हम इन ऑफिशियल्स को तो सिर्फ हटाया जाना देख रहे हैं, वहां जिस प्रकार से पर्दे के पीछे सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता है अंबर, ये उसी का एक हम रिफ्लेक्शन है जो इस खबर के रूप में आते हुए देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह का कुछ बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि मैं चाहूं तो उनका करियर खत्म कर सकता हूं, और कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले दिनों भी बोला कि मेरी बात हुई, उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि अब ऑयल नहीं खरीदेंगे रशिया से। उसके बाद एमईए का हमने रिस्पॉन्स भी देखा, उन्होंने कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कॉल आया। तो सिचुएशन काफी हास्यास्पद होती जा रही है। क्या ये फ्रस्ट्रेशन में आकर ऐसा कुछ कर रहे हैं, और ये जो कुछ कर रहे हैं हम जानते हैं कि भारत में ये सारी चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अदृश्य राज्य है वो भारत में काफी समय से तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है लेकिन वर्क नहीं कर पा रहा है। ये बयान और इन दोनों चीजों की हम तुलना करें तो कैसे आप देख रही हैं इसको? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा अंबर। तो पहले तो आपके प्रश्न के पहले भाग पर मैं चली जाऊं। निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पहले नोबेल प्राइज पाने के लिए उन्होंने अनाप शनाप अपने लगातार बयान दिए, 50 से ज्यादा बार उन्होंने इस बात को कहा कि उन्होंने 7 से ज्यादा युद्धों का अंत कराया है, जिसमें से एक युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच का भी रहा है। अब ये बड़ी हास्यास्पद सी बात है, क्योंकि पहले तो हम ये देखें कि युद्ध की स्थिति नहीं थी, हमारे ऊपर एक आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कराया, हमारे पहलगाम में 23 से अधिक हमारे मासूम नागरिकों को अपनी जान खोनी पड़ी। तो भारत ने फिर अपनी शक्ति का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए 9 से अधिक जो आतंकी ठिकाने थे उनको चुन चुन के तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, आतंकवादियों को नष्ट किया गया। और इसके बाद जब वहां के डीजीएमओ से हमारे डीजीएमओ को ये रिक्वेस्ट की गई कि भाई बहुत हो गया, अब आप इसको रोक दीजिए, तो हमने ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था इसको हमने पॉज कर दिया। मैं जो इस बात को कह रही हूँ इसे लगातार हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स के द्वारा, हमारे जो तीनों सेनाध्यक्ष हैं उनके द्वारा, और जो इस पूरे इसकी जो कमान संभाली थी इस ऑपरेशन सिंदूर की, जो 2 हमारी महिला ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा शुरुआत में जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो इस बात को बार बार कहा गया है। और उसमें इस बात को भी स्पष्टता से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री के बीच में यदि आप देखें तो अप्रैल से लेकर के 7 मई तक किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। अब इस बात को आप देखिए कि फिर बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा भी इसी बात को कहा गया। अब ट्रंप ने फिर एक नया राग क्या अलापना शुरू किया। जब ये गाजा पीस समिट इजिप्ट में हो रहा था तो वहां से उस मंच से उन्होंने एक तो शहबाज शरीफ को आगे कर दिया, और फिर वहां उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन बनाई जिसमें उन्होंने शरीफ को देखते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तो शांति के रिश्ते हैं और ये रिश्ते आगे जाएंगे, है ना, और करके वो शहबाज शरीफ को देख रहे हैं। तो पुअर पर्सन ही वाज आल्सो ही गॉट इन अ स्पॉट। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तो खैर इसमें शिरकत ही नहीं की, हमारे एमओएस गए थे, और इसी तरह से कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया जाता है कि जहां पर जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष इस पीस समिट को अटेंड करने के लिए गए थे अलग अलग देशों से, इजिप्ट से हमें भी बुलावा आया था, लेकिन हमारे एमओएस विदेश मंत्रालय के जाके इसको अटेंड करके आए। अब इस मंच से उन्होंने 2 बिल्कुल ही विरोधाभासी बयान दिए। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मोदी इज अ ग्रेट लीडर, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और देखिए मैंने कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच के जो ये युद्ध था, परमाणु शक्ति संपन्न ये 2 देश हैं तो इनके बीच के युद्ध का मैंने अंत कराया। और
फिर वो उनका एक दर्द छलका कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, जो उनको मिला नहीं। अब इसके बाद देखिए कितना विरोधाभासी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक धमकी दे रहे हैं एक तरह से भारत को, क्योंकि जब आप भारत के प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं तो वो एक तरह से भारत को धमकी है, भारतीयों को धमकी है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो मोदी जी का करियर, पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकते थे या हैं, और इस प्रकार की बात उन्होंने की। तो एक प्रजातांत्रिक देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ खड़े हैं, और जिस देश के बारे में और जिस देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो ये सब अनाप शनाप बोल रहे हैं, वो भी एक प्रजातांत्रिक देश है। इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रंप ये सब कुछ बोल पाए। और बहरहाल वैश्विक स्तर पर इसकी खिल्ली उड़ रही है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का क्या कद है, ये तो मैं आपको यही उदाहरण देके बता दूं कि पिछले 15 दिन की यदि आप खबरें उठा करके देख लें, तो कल भी श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमारासूर्या, वो भारत में है। इसके पहले मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत में थे, उसके पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में थे, ईयू का डेलीगेशन भारत में आया हुआ है। इसके अलावा जर्मनी के विदेश मंत्री भारत में थे, फिर आप देखें सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत में थे। ऐसे कई अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं और भारत के साथ अपने सहयोग को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी विदेश नीति या हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं या उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा, इस पर हम क्या कोई स्टेटमेंट दें, ये तो उनकी जो करनी है, उनकी जो एक्शंस है उसे हमें पता चल रहा है। लेकिन बहरहाल मैंने ऐसे कई आर्टिकल्स और खबरें पढ़ी हैं पिछले 2-3 दिन में, जिसमें ये समझ में आ रहा है कि ट्रंप के इस प्रकार के स्टेटमेंट से न सिर्फ उनके जो वोटर्स हैं वो अनहैप्पी हैं, उनकी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो अनहैप्पी हैं, जिस तरह से वो अपने ही होम टर्फ पे चुनौतियों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कल ही एक कॉन्क्लेव में अपने उद्बोधन में बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने क्या किया, और अभी लेटेस्ट आईएमएफ की रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि भारत जो है इकोनॉमिकली बहुत ब्राइट स्पॉट में खड़ा हुआ है और लगातार स्टेबल 6.6 की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ भारत आगे बढ़ता रहेगा और बहुत जल्द जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर चढ़ जाएगा। अभी हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हम तो जो है करके दिखा रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो हरकतें कर रहे हैं, जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उसकी वजह से देखिए अपने देश में भी धीरे धीरे उनकी जो स्थिति है वो कमजोर होती जा रही है और वैश्विक स्तर पर तो जो खिल्ली उड़ ही रही है। अब यहाँ पर आप चीन से तुलना करके देखिए, यदि चीन के राष्ट्रपति के बारे में इस तरह की कोई टिप्पणी करते हैं तो फिर कैसा जवाब मिलता है, वो हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे चीन ने जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको अमेरिका को सप्लाई करने पे प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद कितने बौखलाए, चीन पर 100% का टैरिफ लगा दिया। चीन का जो एक देश के रूप में स्वभाव है अंबर, तो वो बिल्कुल भी इन प्रजातांत्रिक देशों की व्यवस्थाओं से मेल नहीं खाता है। वहां पर आप देखिए तो एक बिल्कुल कंसोलिडेटेड पावर है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में है, जो चलाती है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और वो जो है वो स्टेट पावर के हाईएस्ट ऑर्गन के रूप में काम करती है। तो ये इसके बिल्कुल एक केंद्रीय शक्ति है और वो अभी शी जिनपिंग में निहित है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि कैसे 3 महत्वपूर्ण पोस्ट जो हैं वो अभी शी जिनपिंग के पास है। और एक यदि हम पूरी राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो मैं इसको तानाशाही की और ही हम एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सारे निर्णय लेती है, जिस तरह से राजनीतिक शक्ति को कंट्रोल करती है, जिस तरह से मिलिट्री पावर को कंट्रोल करती है, एक अथॉरिटेरियन रूल है जो हम चीन में देख सकते हैं। और यही कारण है कि चीन में न तो आप इस प्रकार की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को देखेंगे कि जिसकी जो मर्जी आ रही है वो किसी भी प्लेटफॉर्म से जाकर किसी भी देश के बारे में या अपने ही देश में स्थितियों के बारे में कुछ भी बोल दे, न आप वहां पर देखेंगे कि खबरों को आधिकारिक रूप से या अलग अलग वहां पे आपको प्राइवेटाइज इस तरह के मीडिया के प्लेयर्स नहीं मिलेंगे जो खबरों को पूरी दुनिया तक लेकर के जाए। तो एक वहां पर आप बिल्कुल देखते हैं कि जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो बंद हैं। इसकी तुलना में निश्चित तौर पर जब हम भारत जैसे देश को देखते हैं, अमेरिका जैसे देश को देखते हैं, विश्व के अन्य देशों को देखते हैं जहां एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, तो वहां कम से कम लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहां पर अपनी मर्जी के नेता को वोट देने की एक जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता लोगों के पास में है, और शक्ति जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो हमारे यहाँ पर भी आप देखिए कि कुछ ऐसे शक्तियां हैं जो राज्य को बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी के रूप में दी गई हैं, कुछ शक्तियां केंद्र में निहित है, और फिर एक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के समन्वय से हमारी सरकार चलती है। तो अमेरिका में भी यदि जाएं तो बिल्कुल ये एक संघीय व्यवस्था वहां पर भी है, जहां पर जो राज्य हैं वो ऑटोनोमस बॉडीज के रूप में काम करते हैं। उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां जो उनकी अपनी एक
ऑटोनॉमिक अथॉरिटी के साथ में, और वो इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन चीन में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, और यही कारण है कि चीन की जिस खबर से आपने आज इस चर्चा की शुरुआत की, तो आप देखिए कि ये इतनी बड़ी, देखा जाए तो एक घटना हुई है चीन में, लेकिन इसके बारे में कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर हम लोग सिर्फ चर्चा कर पा रहे हैं, कयास लगा पा रहे हैं। इससे और जो जुड़ी हुई दूसरी खबर है या एक ऑफिशियली हमें पता चले, वो हमारे सामने नहीं आ रही है। तो एक ट्रंप जैसे नेता को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि एक बहुत उनके लिए भाग्यशाली स्थिति है कि वो एक प्रजातांत्रिक देश के नेता हैं और अभी राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स देना, दूसरे देशों के बारे में, दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां करना उनको शोभा नहीं देता है। और जब वो चीन या रशिया जैसे देश को घेर कर या वहां के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में यदि इस तरह की टिप्पणी करने जाएंगे, तो किस तरह के रेपरकशंस उन्हें भुगतने पड़ेंगे, ये भी उनको सोचने या समझने की बात है। भारत अपनी एक्शंस में विश्वास रखता है। हम अपनी एक्शंस के माध्यम से अपने इंटेंशंस को, अपने इरादों को, और दूसरे देशों के प्रति हमारा या दूसरे नेताओं के हमारे प्रति हमारा क्या रवैया है, हम अपनी एक्शंस के माध्यम से उसको करके दिखाते हैं। तो इसीलिए जो ये पूरे ऊट पटांग बयान अभी पिछले 2 दिन से मैं भी सुन रही हूँ और देख रही हूँ कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल शांत रहते हुए, सटल रहते हुए, कल जिस तरह से अपनी उपलब्धियों को बताया है कि विगत 10 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा कितनी बड़े बड़े अकम्पलिशमेंट्स को अचीव किया गया है, और आंकड़े उन्होंने बताए, तो वो एक अपने आप में काफी है ट्रंप को या अमेरिका को या पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि राजनीतिक करियर जो है वो ऐसे धमकियों से बनाए या बिगाड़े नहीं जाते। राजनीतिक करियर आज की दुनिया में काम करके बनाए जाते हैं, और वही हमारे प्रधानमंत्री ने किया भी है। जी अमर। बिल्कुल। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पॉलिसीज अपना रहे हैं और जिस तरह के बयान और ट्वीट्स वो कर रहे हैं, उससे तो मुझे उन्हीं का करियर खतरे में नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि 1 साल से ज्यादा वो कुर्सी पर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तक तो बांगा सपोर्टर्स को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, लेकिन जो एक समझदार वर्ग है अमेरिका में, वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को समझ चुका है और उनको खतरा समझ में आ गया। और बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं। अब हम वॉरेन बुफे की बात करें, मूडीज की बात करते हैं, वो आगाह करें कि आगे इनफैक्ट आईएमएफ की जो चीफ, डेप्यूटी चीफ वो है एमडी गीता गोपीनाथ, उन्होंने भी वार्निंग दी है। तो ये सारी चीजें बढ़ रही है, उसके चलते उन्हीं पे खतरा नजर आ रहा है। लेकिन अंशु जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना में ये सब कुछ हो रहा है, जो एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि अगला नंबर शी जिनपिंग का भी हो सकता है, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि अगला नंबर शी जिनपिंग का लग जाए? अकबर, इस चीज को लेकर के मैं लगातार देख रही हूँ कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं या ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि भाई शी जिनपिंग की जो सत्ता है वो खतरे में आ सकती है। लेकिन आपको याद होगा कि 2 या 2.5 साल पहले उनकी इतनी शक्ति है कि उन्होंने अपने संविधान में संशोधन कराते हुए अपने आप को अगला राष्ट्रपति बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर ली थी, और चीन के फिर से जो है राष्ट्रपति बन के वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम चीन की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं, तो तीनों जो महत्वपूर्ण ये पोस्ट्स हैं, एक राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन के रूप में, और सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में वो बैठे हुए हैं। तो ये तीनों ही यदि आप डायमेंशंस से देखें, तो सेना की भी जो सर्वोच्च अभी शक्ति है उनमें निहित है, सीसीपी की भी जो अभी सर्वोच्च शक्ति है, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है, उनमें निहित है, और आप देखें कि वो चीन के राष्ट्रपति तो हैं ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि ये उल्टी स्थिति है। उन्हें जहां पकड़ में आता होगा कि कौन उनकी सत्ता को या उनकी शक्ति को चुनौती देने के लिए किसी प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है या किसी प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर रहा है, तो मुझे लगता है वो वहां उसकी छुट्टी करवा देते हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि किस तरह से कई ऐसे मंत्री हैं जो कि अचानक से गायब हो गए, और इनके जिनके कोई अते पते कहाँ हैं, जिंदा है नहीं है, तो ये आज तक पता नहीं चल पाया है। तो ये मुझे उल्टी स्थिति दिखाई पड़ती है कि ये हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो अपने से बना करके सोच रहे हैं, आप वहां की यदि व्यवस्था को देखें, व्यवस्था को समझें, और शी जिनपिंग जिस तरह से राजनीतिक वहां की जो पूरी मिलिट्री पावर को साथ में लेके कंसोलिडेट करके अपने में निहित करके बैठे हुए हैं, और जिस तरह के उनके लॉयलिस्ट्स हैं जो हर एक दिशा में हैं, हर एक ऑर्गन में वहां पर बैठे हुए हैं, तो फिर मुझे लगता है कि
ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये हो सकता है हटाए ही इसीलिए गए हों, किसी को इस प्रकार की कोई स्थितियां दिखाई पड़ी हो, ऐसा कुछ पता चला हो। और आप देखिए ज्यादातर जो अथॉरिटेरियन नेता होते हैं उनका स्वभाव इसी प्रकार का होता है कि जैसे ही उन्हें ऐसी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है या किसी से उनको ऐसा पता चलता है, तो ये तमाम जो नेता हैं इनको आप देखिए कि ये दूसरों पर भरोसा भी नहीं करने वाले होते हैं। तो जैसे इनको ऐसा पता चलता है कि भाई somebody is trying to conspire against me, तो उसको हटा देते हैं, एलिमिनेट करवा देते हैं। तो मुझे तो बल्कि उल्टी स्थिति दिखाई पड़ रही है कि जैसे ही कोई शी जिनपिंग के खिलाफ या उनके लिए कोई कॉन्स्पायर करने की कोशिश करता है, तो हमें ऐसा फिर आगे हमें ऐसे खबरें पता चलती हैं कि उस व्यक्ति को या तो गायब करवा दिया गया है या उसको हटा दिया गया है। तो अभी मुझे तो शी जिनपिंग कहीं जाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अंबर। ओके, लेकिन जिस तरह का ये शेकअप हो रहा है, अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें अंशु जी, तो हम अगर जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया, ताइवान और इस तो उनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो किस तरह से उससे इफ़ेक्ट होते हैं? बढ़ जाएँगे? क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, शी जिनपिंग ने ही राष्ट्रपति बनने के बाद और तमाम जो अलग-अलग शक्ति के केंद्र थे उनको सेंट्रलाइज और अपने हाथ में कंसोलिडेट करने के बाद आप देखिए विदेश नीति के स्तर पर वो किस तरह से काम कर रहे हैं। विदेश नीति के स्तर पर चाहे ताइवान पर अपना एक कब्जा असर्ट करने की बात हो और इसको लेकर के लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनके नेतृत्व में चीन ने बहुत आक्रामक गतिविधियां बनाए रखी हैं। चाहे आप जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनके अलग-अलग द्वीपीय उनके साथ में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में चीन अभी इंगेज्ड है, तो उसको एक आगे ले जाने की बात हो। भारत के साथ भी आप देखिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट को आगे ले जाने की बात हो। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन हमको लगातार अपनी प्रेजेंस को, अपनी शक्ति को न सिर्फ हमारे क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भी असर्ट करता हुआ दिखाई पड़ता है। और यही माओ त्से तुंग का वो सपना था 1949 के बाद। यदि हम चीन के इतिहास को देखें तो 1949 के बाद चीन और ताइवान हमको ये दो अलग अलग राजनीतिक दृष्टि से स्वभाव के देश बनते हुए नजर आते हैं, जिसमें चांग शेक के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी थे तत्कालीन, वो उन्होंने ताइवान को बनाया और चीन जो है उसको एक पूरा एक कम्युनिस्ट रिजीम बनाते हुए माओ त्से तुंग ने यहाँ पर अपने सत्ता को स्थापित किया था। तो माओ त्से तुंग का ये सपना रहा और कि कैसे चीन की जो शक्ति है वो वैश्विक स्तर पर विस्तारित हो, और उसी को आगे ले जाने में, उसी सपने को पुनर्जीवित करके और हासिल करने में, सच करने में जो एक बड़ी भूमिका है वो शी जिनपिंग निभा रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी अपने देश की जो जनता है उससे उनको लगातार सपोर्ट मिलता है। इसीलिए उनको, यदि आप उनकी सेना को देखें तो सेना की तरफ से उनको सपोर्ट मिलता है, लॉयलिस्ट्स उनके वहां पर बैठे हुए हैं। पर निश्चित तौर पर चीन जिस तरह से दूसरे देशों की संप्रभुता को चुनौती देता है, तो ये तमाम देश जो है फिर मिल करके कहीं ना कहीं चीन का सामना करने के लिए हमें साथ खड़े भी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ट्रंप ने जिस तरह के अभी बयान पिछले कुछ दिनों में दिए हैं, उससे भारत अमेरिका के संबंध हमें खराब होते हुए नजर आए। पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत कूटनीतिक रूप से संभल के, चाहे आप क्वाड के समीकरण को देखें, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसमें भारत और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 मेंबर नेशंस हैं, या फिर आप हिंद प्रशांत क्षेत्र में अलग अलग ये इससे जुड़े हुए देशों के आपसी समीकरण को देखें, तो यहां पर आपको ये सभी देश एकजुट होकर के इस बात को कहते हुए नजर आएंगे कि भाई जो चीन दूसरों की टेरिटरीज को कब्जा करने के लिए या दूसरों की संप्रभुता को चैलेंज करता है, तो वहां इस जो एक चीन के इस एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए हम लगातार देखते हैं कि चीन के अपने आसपास के देशों के साथ जो संबंध है, एक आप नॉर्थ कोरिया को छोड़ दीजिए, तो बाकी देशों के साथ जो संबंध है वो लगातार खराब ही होते हुए चले जा रहे हैं। जी अंबर। तो अंशु जी, हम अगर इस पूरे को देखते हैं तो जिस तरह से आपने भी जो मैंने सवालों से पूछा था कि क्या शी जिनपिंग का भी नंबर लग सकता है, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से समझें कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो क्या ये जो शी जिनपिंग कर रहे हैं मिलिट्री पर डायरेक्ट कंट्रोल और करप्शन पर क्रैकडाउन, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में भी देखे कि इस तरह की खबरें आई, नॉट ओनली इन आर्मी बट कि अदर जो बैंक्स ऑफिशियल और इस तरह के उनके ऊपर, तो क्या ये जो उनका अथॉरिटेरियन बिहेवियर है वो और स्ट्रांग हो रहा है या फिर वाकई में हम रिफॉर्म्स कह सकते हैं इसको?
देखिए, ये आपको फिर इसको भी चीन में किस प्रकार की व्यवस्था है उस दृष्टि से समझने की जरूरत है। चीन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उस पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एब्सोल्यूट लीडरशिप है अंबर, और उसके हेड अभी शी जिनपिंग है, और आर्म्ड फोर्सेस के भी जो चेयरमैन है वो शी जिनपिंग है। और माओ ने एक बहुत फेमस उनका एक इसको क्या कहूँ, एक कोट था, द पार्टी कमांड्स द गन। तो आप भारत में देखिए कि सेना किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी के दबाव या राजनीतिक पार्टी की इंटरफेरेंस से मुक्त रहती है। लेकिन चीन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को रन करती है, और सीसीपी ने ही जॉइंटली जो है ये सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की स्थापना कर रखी है, जो आर्म्ड फोर्सेस को संभालने का काम करती है, जिसकी एक सुप्रीम मिलिट्री लीडरशिप जिसके पास है, अथॉरिटी जिसके पास है। तो लगातार हम इस प्रकार की खबरों को देख रहे हैं कि ये जो जनरल्स हैं जिनको हटाया गया है, जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स थे, डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स थे, इन पे फाइनेंशियल और दूसरे पॉलिटिकल करप्शन के चार्जेस लगाकर इनको हटाया गया है। और हमने ये इस प्रकार की राजनीतिक गलियारों में भी इस प्रकार की स्थितियां देखी हैं चीन में, जिसमें कुछ ऐसे नेताओं को जो कि मिनिस्टर्स थे उन पर करप्शन के चार्जेस लगा करके उनको हटाने की बात हमने देखी है। तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक एजेंडा है कि चाहे वहां की नेशनल कांग्रेस हो या फिर वहां की मिलिट्री हो, वो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त रहे, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो चीन के से मतलब एक्सपेक्ट करना इज लाइक रात में सूरज उगे इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन करना है। तो बट ये जो एक ऑन पेपर्स जो बात कही जाती है, उसी को या जिस प्रकार की व्यवस्था सीसीपी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कर रखी है, इसी को एक हम देख रहे हैं कि इसी को एग्जीक्यूट करते हुए इन ऑफिशियल्स को हटाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि या तो ट्रांसपेरेंटली जनता के सामने इस बात को रखा जाता कि भाई किस प्रकार के करप्शन में इन्वॉल्व रहे, क्या ऐसा उन्होंने आचरण किया जिसके लिए उनको इतने बड़े ऑफिशियल्स को अचानक से हटा दिया गया। तो वहां कोई ट्रांसपेरेंसी या वहां हमको कोई आधिकारिक अभी तो कोई हमको खबर ही नहीं मिल रही है। तो ये हो सकता है अंबर कि हम जो शी जिनपिंग के अगेंस्ट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, खबरें देखते हैं, तो हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो, और इसीलिए शी ने इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इन ऑफिशियल्स को हटा करके बाकियों को एक संदेश दिया हो कि अभी भी जो अल्टीमेट पावर है वो शी के पास शी में निहित है या शी के पास सुरक्षित है। लेकिन अंशु जी, हम देखते हैं कि इस तरह की भी रिपोर्ट्स आती हैं कि जो चाइना में लोग हैं, आम जनता है, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि इकोनॉमी डिक्लाइन पे है, गोस्ट सिटीज़ या बहुत सारी स्थिति ऐसी है, लोग इनफैक्ट नो चाइल्ड पे चले गए हैं। लोग सोचते हैं कि हम अपना ही गुज़ारा कर लें वो बेहतर है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग किसी फालतू चीज़ पे बिल्कुल खर्च नहीं कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। तो वो सारी चीज़ें, वो सेंटिमेंट्स बढ़ जा रहे हैं। तो क्या हम इस तरह का कोई स्थिति देखेंगे? बहुत सारे इस तरह की भी रिपोर्ट्स होती है कि चाइना में लोग सड़कों पर आ सकते हैं, एक अलग तरह की स्थिति हो सकती है। वो भी नज़र आता है, या फिर हम देखेंगे कि स्थिति कंट्रोल में करने में जो शी जिनपिंग है वो सफल हो पाएँगे? अंबर, यदि हम वर्तमान परिदृश्य में चीन की आंतरिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखें तो निश्चित रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं जो शी के सामने हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार वहां पर जो इन्फ्लेशन के रेट्स हैं वो हमने बढ़े हुए देखे, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स हैं वो हमने बढ़े हुए देखे। हम देख रहे हैं कि जनता को यदि हम एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो एक डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। हालांकि जब हम 10 साल पहले की स्थिति को देखते हैं तो वहां का जो एक ओवरऑल मिडिल क्लास वर्ग था वो तब की जो सत्ता थी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीडरशिप थी उससे खुश थे लोग। लेकिन धीरे 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 हमने देखा कि कैसी स्थितियां चीन में बनती चली गई, और अब हम देखते हैं कि स्थितियां ऐसी हैं कि लोग अब विवाह की संस्था में या परिवार की संस्था में विश्वास नहीं कर रहे हैं, या वे बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पर डिमांड सप्लाई में गड़बड़ी के कारण जो हाउसेस के कंस्ट्रक्शन हो रहे थे वो रुक गए,
लोग जो हैं अपने जो लोगों ने घर बुक कराए थे उसकी ईएमआईज पे करने में अनेबल हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वहां के रियल स्टेट पर पड़ा। तो ऐसे अलग अलग खबरें हैं जो आती हैं छन छन के, और हमको पता चलता है कि ओवरऑल जो चीन की जनता है वो वहां की जो एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उससे बहुत खुश नहीं है। और ये स्थितियां हमने विशेषकर कोविड-19 के बाद बनते हुए देखी। कोविड-19 को लेकर के भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, जिस तरह से वुहान लैब से कोविड-19 को हमने फैलते हुए देखा था, और इस पे बहुत काफ़ी सारे नोबल एक बहुत फेमस फ्रेंच नोबल लॉरेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताने का भी प्रयास किया था कि ये जो एक पूरा कोविड-19 का कहर पूरे विश्व पर बरपाया गया है, ये चीन का एक डेलिबरेट या एक्सीडेंटल अटेम्प्ट था, क्योंकि इस स्ट्रेन में हमको मलेरिया और एचआईवी के स्ट्रेन्स मिलते हैं जिस पर कि वुहान लैब में काम चल रहा था। और भी उन्होंने ऐसे अलग अलग तथ्य दिए हैं जिसके बाद एक प्रश्न चिन्ह उठते थे कोविड-19 को लेकर। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि जब इस तरह के वायरल या बैक्टीरियल स्प्रेड्स को किया जाता है एक्सीडेंटली या डेलिबरेटली, तो उस पर फिर कंट्रोल नहीं रह पाता है किसी का भी। और यही कारण है कि फिर चीन की जिस प्रकार की आर्थिक स्थितियां बनी, चीन की जिस तरह की सामाजिक स्थितियां बनी, चीन भी कंटेन कर पाने में इस पूरे कोविड-19 के स्प्रेड को बहुत बड़े पैमाने पर असफल रहा, नाकाम रहा। तो इसके बाद से जो स्थितियां हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो जनता का वहां की सरकार के प्रति विश्वास है या जो एक सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जा रहा है। और एक वर्ल्ड वैल्यू सर्वे है अंबर, जो 2018-19 से लेकर 2020-21 तक किया गया, जिसमें ये इस बात को बताया गया है कि कैसे जो 95% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा लिया, वो जो है शी के नेतृत्व से समस्या नहीं है, लेकिन उनका जो वहां की स्थितियां हैं उनके प्रति अब मतलब अब एक सरकार के प्रति विश्वास घटता जा रहा है। और धीरे धीरे करके अब यदि 2023 के बाद से हम स्थितियां देखें तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज होकर के 90% से कम, जो इसी एक सर्वे के जो रिजल्ट्स आए हैं वो 90% से कम हो गया है। तो ये एक बड़ा अंतर है जो अब हम देखते हैं कि कैसे वहां की जनता का जो अपनी सरकार के प्रति एक विश्वास है या सेटिस्फेक्शन है उसमें लगातार कमी आ रही है। हालांकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम जानते हैं कि दे आर लेफ्टिस्ट बाय नेचर, तो उनके सर्वे में इस बात को एक प्रूव करने का प्रयास किया जाता है कि जो सिटीजन सेटिस्फेक्शन है सरकार के प्रति वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे काउंटर सर्वेज हैं, काउंटर रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो लोगों का सेटिस्फेक्शन है वो लगातार सरकार के प्रति, नेतृत्व के प्रति और वहां की स्थितियों के प्रति कम होता जा रहा है। और इसीलिए ये इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आती हैं हमारे सामने, जिसमें शी जिनपिंग को पदच्युत करने की बात या उनको हटाए जाने की बात या उनके प्रति जो है उनके आसपास के जो ऑफिशियल्स हैं या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो दूसरे लीडर्स हैं उनमें इस प्रकार की मंत्रणा या काम किए जा रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए, हमारे सामने आते हैं। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ी और हमारे साथ बात की और किस तरह से चाइना में किस तरह के हालात हैं और क्या कुछ हो रहा है उस पर आपने विस्तार से जानकारी साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर। भारत माता की जय। भारत माता की जय।